हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतुओं में श्वसन के दूसरे भाग के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले भाग 1 में हम लोग 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज का ये हमारा जो है 41वां प्रश्न जो है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मिलती है ना? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो CO2 गैस बनती है, ऊर्जा भी बनती है और जल भी बनते हैं। यानी कि हमारा इसका सही आंसर जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि CO2, ऊर्जा और जल, ये तीनों बनते हैं, है ना? अगला प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमण है ना? किसका संक्रमण है? त्वचा का है, रक्त का है, फेफड़े का है? रक्त का है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा फेफड़ा हो जाएगा। यानी कि निमोनिया में जो है हमारे शरीर का, या छोटे जो बच्चे होते हैं अक्सर उनको ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि शरीर का जो फेफड़ा होता है ये ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम जो है वो कैसा होता है? तो देखिए, सामान्य श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो हमारा चपटा होता है, यानी कि फ्लैट होता है। अगला प्रश्न है कि निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंबदाकार, यानी कि इसको हम लोग डोम सैपेट बोलते हैं, है ना? डोम शेप में हो जाता है ना? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा। उच्छ्वास के समय यानी कि ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, यानी कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसको उच्छ्वास बोलते हैं। तो सांस छोड़ते समय हमारी पसलियों की स्थिति क्या होती है? तो पसलियाँ जो होती हैं वो नीचे की ओर क्या करती हैं? गति करती हैं। इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, है ना? तो मानव में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ जो होती हैं पाई जाती हैं, यानी कि जिसकी संख्या 24 होती है ना? अगला प्रश्न है कि तिलचट्टे में कुल कितने जोड़े श्वास रंध्र यानी कि एस्पाइरिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं? तो त्वचा में जो है 7 जोड़ी है, 8 जोड़ी, 9, 10, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 पेयर्स जो हैं ये क्या होते हैं? एस्पाइरेकल्स होते हैं जो तिलचट्टा में पाए जाते हैं। और इन्हीं एस्पाइरेकल्स के द्वारा जो होती है वायुमंडलीय हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा जो होती है शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जहाँ से ऑक्सीजन जो है उनके शरीर में चला जाता है ना? अगला प्रश्न है कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया किस में होती है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो किस में होता है ना? तो इसका सही आंसर जो है हमारा कॉकरोच हो जाएगा। कॉकरोच में ट्रैकिया के द्वारा क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ध्वनि का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है? यानी कि जो हम लोग बोल रहे होते हैं, जो आवाज़ निकल रही होती है, ये आवाज़ हमारे शरीर के किस अंग से निकलती है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा। लैरिंग्स के द्वारा क्या होती है? ये हमारे शरीर में आवाज़ निकलती है या उत्पन्न होती है ना? अगला प्रश्न है, भोजन को श्वास नली में आने से रोकने का कार्य कौन करता है? यानी कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो भोजन को ग्रसनी से श्वास नली में आने से रोकने का काम कौन सा करता है? तो फेरिंग्स या लैरिंग्स या डायफ्राम है। इसका सही आंसर जो है हमारा एपिग्लॉटिस हो जाएगा, है ना? ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्या करता है कि भोजन को श्वास नली में आने से क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि सांस लेते और छोड़ते समय ट्रैकिया को पिचकने से कौन रोकता है ना? जब सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस समय जो ट्रैकियल जो ट्यूब होती है, पाइप होती है, उसको वो पिचके नहीं, इसको रोकने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स की होती है। ये कंप्लीट विलय नहीं होते, ये ऐसे कंप्लीट विलय नहीं होते, ये इनकम्प्लीट जो हैं वो रिंग्स होते हैं। जब हम लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं तो ये थोड़ा-सा क्या होते हैं, ये थोड़ा-सा और ऐसे एक्सपैंड कर जाते हैं, है ना? अगर ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे यहाँ पे तो फिर इनको एक्सपेंड करने में थोड़ी-सी क्या होगी? दिक्कत होगी, है ना? तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़े किस गुहा में स्थित होते हैं? तो देखिए यहाँ पे है आपका एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होगा, आपका मुख्य गुहा इसमें, बकल कैविटी इसमें नहीं होगा। हमारा सही आंसर जो है हमारा वक्ष गुहा हो जाएगा, यानी कि थोरेसिक कैविटी हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी में ही हमारा जो लंग्स होता है वो स्थित होता है ना? अगला प्रश्न है कि अनाक्सिस श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है? अनाक्सिस श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। इसमें मात्र जो है 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है या बनती है।
अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया के दौरान क्या बनता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में श्वसन की क्रिया के दौरान क्या बनते हैं, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा। इसमें बनता है अल्कोहल बनता है, CO2 गैस बनती है और साथ ही साथ ऊर्जा भी जो है वो मुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीश्वसन में कुल कितना ATP बनता है। तो ऑक्सीश्वसन में कुल हमारा 38 ATP बनता है ना। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीश्वसन के दौरान शुद्ध रूप से कितने ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान शुद्ध रूप से जो है वो हमें 36 ATP अणुओं की क्या होती है, प्राप्ति होती है ना। देखिए ऑक्सीश्वसन के दौरान कुल जो है 38 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP जो है अभिक्रिया में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। और इस तरह से हमारा टोटल जो है नेट जो है हमारा 36 ATP अणुओं की क्या होती है, प्राप्ति होती है ना। 2 तो खर्च हो जा रहा है तो हमारा नेट जो है 36 हुआ। अगला प्रश्न है कि वक्ष गुहा नीचे की ओर घिरा होता है। ये जो वक्ष गुहा होती है ना, थोरेसिक कैविटी जो होती है नीचे की ओर से क्या होती है, घिरी होती है। किसके द्वारा, स्टर्नम के द्वारा, पसलियों के द्वारा, डायफ्राम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है हमारा डायफ्राम हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, इसके लिए इस चारों में से कौन सी संरचना जो होती है वो ज़्यादा जिम्मेवार होती है। तो इसका सही आंसर है एल्वियोलाई है ना। ये एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई से ही हमारे शरीर में गैसों का जो है एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है ना। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का डैश डैश ऑक्सीकरण होता है। कैसा ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा कि अपूर्ण होगा कि दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब वायवीय श्वसन आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर आप बोलेंगे कि वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का कंप्लीट यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेफड़े जो होते हैं वो होते हैं कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं, गुलाबी होते हैं, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमारे फेफड़े जो है कोमल भी होते हैं, स्पंजी भी होते हैं और गुलाबी भी होते हैं। अर्थात इसका सही आंसर जो है हमारा घ हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का मुख्य केंद्र होता है ना। मस्तिष्क में बहुत सारे अलग अलग जो है वो एरिया होते हैं, उसमें से कौन सा भाग जो है वो हमारे श्वसन की क्रिया को क्या करता है, उसके रिद्म को मेंटेन बनाए रखता है, उसको नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर जो है हमारा मेडुला हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव का जो दायां फेफड़ा होता है वो कितने पिंडों का बना होता है ना। तो मानव का जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 लॉब्स का क्या होता है, 3 लॉब्स का क्या होता है, वो बना होता है। और यहीं पे अगला प्रश्न है कि मानव का बायां फेफड़ा है ना कितने पिंडों में बटा होता है। उसके पहले हम लोग दायां पढ़े, दायां में 3 लॉब होते हैं और बायां में जो है आपके मात्र 2 ही लॉब होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा O2 का परिवहन किस रूप में होता है। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में मिलती है। आपको पता है कि जब ATP ऊर्जा मुक्त होती है तो इसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से, ऊतकों से लेकर के और फिर लंग्स के पास लाना होता है। तो उसमें जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, किस रूप में आता है लंग्स के पास। तो आपको बता दें कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये आता है और ये जो है लगभग 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अकेले जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ना। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का भाग है। तो मानव श्वसन तंत्र का भाग लैरिंक्स भी है, ट्रैकिया भी है ना। लैरिंक्स भी है, ट्रैकिया भी है, लंग्स भी है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। अगला प्रश्न है कि हमारे फेफड़े बाहर की ओर से किस आवरण द्वारा ढके होते हैं। हमारे फेफड़े जो होते हैं बाहर की ओर से किस आवरण द्वारा ढके होते हैं। तो एक स्तरीय फुफ्फुसावरण है, क है द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण है, ग क तथा ख दोनों, इनमें से कोई नहीं घ। इसका सही आंसर है हमारा द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण, है ना। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ध्वनि का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है ना। हमारे शरीर में ध्वनि का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है। तो ये स्वर का जो उत्पादन है
आवाज़ जो निकलता है हमारे शरीर में वो स्वर यंत्र के द्वारा निकलता है ना। अगला क्वेश्चन है कि खाना खाते समय भोजन को ग्रास नली से कंठ द्वार में जाने से कौन रोकता है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय भोजन को ग्रास नली से कंठ द्वार में न जाए, इसे रोकने का काम कौन करता है ना। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो है हमारा एपिग्लोटिस हो जाएगा। कह रहे हैं ना कि यह यानी कि कौन, एपिग्लोटिस की बात हो रही है। एपिग्लोटिस भोजन को निगलते समय कंठ द्वार को क्या करता है, ढक लेता है। कंठ द्वार जो होता है उसको ढक लेता है, जिससे भोजन फेफड़े वाली नली में न जाकर, ये फेफड़े वाली नली में न जाकर आहार नाल में चला जाता है। अगर यह प्रक्रिया ठीक से काम न करे या खाना खाते समय अगर हम लोग बात करते हैं तो भोजन जो है गलती से श्वास नली में जा सकता है और जिससे हमें क्या होती है, तेज खांसी आती है ना। तो याद रखेंगे खाना खाते समय भोजन को ग्रास नली से कंठ में जाने से रोकने का कार्य जो है हमारा एपिग्लोटिस करता है ना। अगला प्रश्न है कि श्वसन से हमारे शरीर में के वजन में क्या होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इस समय हमारे शरीर के वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे वजन जो है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में गुब्बारे जैसी रचनाओं को क्या कहा जाता है। हमारे फेफड़े में गुब्बारे जैसी अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा कुपिका हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं, है ना। और इसी एल्वियोली में फाइनली जो होती है हवा आकर के भरती है और वास्तविक गैसों का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान जो है ना, वो इसी स्थान पे होता है, यानी कि एल्वियोली के द्वारा ही होता है ना। एल्वियोली से रक्त में, ब्लड में, और ब्लड से रक्त में, है ना। अगला क्वेश्चन जो है श्वसन में सम्मिलित वायु के आयतन को हम लोग किस उपकरण के द्वारा मापते हैं। जैसे सांस हम लोग लेते और छोड़ते हैं तो इसमें जो वायु का आयतन जो होता है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, किस उपकरण से मापेंगे। देखिएगा बैरोमीटर दिया हुआ है, स्पाइरोमीटर दिया हुआ है, एस्फिग्नोमैनोमीटर दिया है, स्टेथोस्कोप दिया है। तो इसमें से किसका उपयोग करेंगे, है ना। तो श्वसन में सम्मिलित वायु के आयतन को हम लोग स्पाइरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं, है ना। इसका सही आंसर स्पाइरोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन कणिकाओं द्वारा रक्त में लगभग 97% O2 का परिवहन होता है। यानी कि 97% O2 का परिवहन जो है वो ब्लड का कौन सा कणिका करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा RBC, रेड ब्लड सेल्स जो है लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी कणिका के द्वारा हमारे शरीर में होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्वास या अंतःश्वसन, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं शरीर के अंदर, इस समय पसलियों की स्थिति क्या होती है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, है ना, हाँ, तो प्रश्वास या अंतःश्वसन के समय पसलियों की जो स्थिति होती है, ये पसलियाँ जो होती हैं ये ऊपर तथा बाहर की ओर क्या होती हैं, ये गति करती हैं, है ना। इसका सही आंसर जो है हमारा क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्छ्वास के समय, है ना, या निश्वास के समय, एक्सपिरेशन के दौरान, है ना, पसलियों की स्थिति क्या होती है। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं इसी को निश्वास या उच्छ्वास कहा जाता है। इस समय पसलियों की स्थिति क्या होती है। तो ये पसलियाँ जो होती हैं नीचे तथा अंदर की ओर क्या करती हैं, गति करती हैं, नीचे तथा अंदर की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है कि अंतःश्वसन के समय डायफ्राम गति करता है ना। यानी कि जब हम लोग इंस्पिरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इस समय हमारा डायफ्राम जो है वो गति करता है ना। तो इसका सही आंसर जो है हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर जो है नीचे की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोग सांस लेते हैं, शरीर के अंदर जो हवा को हम लोग ग्रहण करते हैं, वायुमंडल में जिस गैस की प्रतिशत मात्रा जितनी होती है उतनी ही प्रतिशत हम लोग लेते हैं। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, तो जो हम सांस शरीर के अंदर लेंगे तो उसमें 78% नाइट्रोजन जाएगा। 21% ऑक्सीजन होती है तो 21% ऑक्सीजन जाएगा और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये तीनों जो है वायुमंडल में उपस्थित है, इनकी जितनी मात्रा होती है उतनी मात्रा जो होती है, इसी मात्रा का कुछ थोड़ा सा अंश जो है हमारे शरीर के अंदर इंस्पिरेशन के दौरान जाता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि अंतःश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 21%। अब CO2 की मात्रा कितनी होगी? जो साँस लेंगे, तो साँस लेते समय CO2 गैस भी जो होती है, वो हमारे शरीर में जाती है ना? तो इसमें जो है कि इस वायु में CO2 की मात्रा जो होती है, वो 0.03% या कहीं-कहीं 0.04% भी लिख रहा है ना? तो ये इसकी मात्रा होती है CO2 गैस की, है ना? अगला प्रश्न है कि जो हम लोग साँस छोड़ते हैं, उसमें O2 गैस की मात्रा कितनी होती है? तो अब 21% तो हम लिए, तो इसमें से 21% ऑक्सीजन में से कुछ तो ऑक्सीजन एटीपी के निर्माण में खर्च होगा, तो इसका सही कुछ कम होगा, तो इसका सही आंसर जो है हमारा घ हो जाएगा, यानी कि 16.4% ऑक्सीजन जो होती है, वो शरीर से बाहर निकलती है ना? और इस वायु में CO2 की मात्रा जो होती है, वो 4.4% होती है। हम लोग लिए कितना रहते हैं? 0.03%, लेकिन श्वसन के क्रम में, श्वसन के बाद जो है CO2 गैस का क्या होता है? निर्माण होता है, और इसमें CO2 गैस की मात्रा जो होती है, वो 4.4% हो जाती है, यानी कि जो हम लोग साँस छोड़ रहे होते हैं, उसमें CO2 गैस की मात्रा 4.4% होती है। डायफ्राम से संबंधित एक तंत्रिका है ना? देखिए डायफ्राम जो है, वो फ्लैट होता है या फिर डोम शेपेड में शेप हो जाता है ना? तो एक नर्व के द्वारा जो होती है, इसकी जो क्रियाविधि होती है, वो कंट्रोल की जाती है ना? या इस सिग्नल भेजे जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो है हमारा फ्रेनिक नर्व है, यानी कि इसी नर्व के द्वारा डायफ्राम को सिग्नल मिलता है कि डायफ्राम को जो है फ्लैट होना है या फिर गुंबद के आकार का हो जाना है ना? तो इसका सही आंसर जो है हमारा फ्रेनिक नर्व नर्व हो जाएगा। और रक्त में CO2 को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त से CO2 को हटाने की प्रक्रिया जो है, हम लोग श्वसन के द्वारा ही कर सकते हैं, है ना? तो श्वसन के द्वारा हमारे रक्त से CO2 गैस क्या होती है? बाहर निकलती है ना? और हमारा अंतिम प्रश्न है कि श्वसन प्रणाली का कौन-सा भाग हवा को फ़िल्टर, गर्म और आर्द्र करता है ना? तो इसका सही आंसर जो है नाक हो जाएगा, है ना? ये जो नाक है, जो हवा को फ़िल्टर करने का काम करता है, हवा को गर्म करने का काम करता है और इसको आर्द्र बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, है ना? धन्यवाद।